अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? रेड विद अक्सर में खुश आमदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ तख्त अनहस बाय कनीस फातिमा का थर्ड एपिसोड लेकर। एपिसोड स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। अब चलते हैं एपिसोड की जानिब। दायराना तमाम। वक्त के पाँव में जंजीर पड़ी हो जैसे, एक ही मोड़ पर तारीख खड़ी हो जैसे, तिलिस्मी दुनिया अपनी लगती हो जैसे, अपनी दुनिया अपनी ना लगती हो जैसे। सफर में एक ऐसा मोड़ आ गया है, झील का सकूत जैसे रूह को खा गया है। मैं ढूंढता था जिसे, वो तो मिल गया है, लेकिन अब एक मुहिब अंधेरा हर सू छा गया है। 25 अक्टूबर 2023 रात 1 बजे। हर सू सकूत का आलम था, ऐसा सकूत जिसमें ना जादू की सरगोशी थी, ना ताकत की धमक, सिर्फ एक अजीब सी खामोशी जो हर शय को अपने साकिन दायरे में कैद किए हुए थी। ऐसा लगता था जैसे वक्त खुद दम साधे हुए एक जगह ठहर गया हो। वो अब भी पानी की ठंडक को अपने वजूद में महसूस कर सकती थी, गोया कुआं अभी भी उन्हें अपनी गहराई में थामे हुए था और वो मुंजमद करता आब उन्हें जमाए रख रहा था। ताहम कुछ बदल रहा था, या शायद बदल चुका था। लम्हा बा लम्हा तारीकी रोशन में मबदूल हो रही थी, या फिर वो खूबसूरत नील को रोशनी तारीकी में घुलती जा रही थी। हवा में हिमालय की बर्फीली चुभन थी और साथ ही एक अजीब सी बेगानगी भी। वो खुशबू जो परिस्तान के गुलाबों और संदल की लकड़ी में रची बसी थी, अब मिट्टी की सौंधी बू और झील के ठहरे हुए पानी की महक में बदल चुकी थी। ऐसा लगता था जैसे वो एक तिलिस्मी ख्वाब से जागकर एक ऐसी हकीकत में आन घेरे हों जो अब उनके लिए अजनबी हो चुकी थी। सितारों की आंख मिचोली कहीं दूर खो गई थी और चौदहवीं का चांद अपनी जाजिब रोशनी हर सिमत बिखेर रहा था। लगता था जैसे सूरज ढलने को हुआ और हर सू नारंगी रंग की धुंध छाई हुई हो, लेकिन शायद नहीं, शायद ये रंग नारंगी नहीं था। इसकी जगह कोई और रोशनी आहिस्ता आहिस्ता उन्हें घेर रही थी, सख्त, सफेद और चुभती हुई रोशनी, जैसे कोई तल्ख हकीकत खुद हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच रही हो। कहीं दूर से आती आवाज करीब आने लगी, पहले मबहूम फिर वाज़ेह। कोई पुकार रहा था, शायद साथ ही उसका कंधा भी हिला रहा था, जैसे मुसलसल उसे वापस बुला रहा हो। अटकी हुई सांस मध्यम अंदाज में रवा हुई, पलकें बोझल थी और आंखें खुलने से इनकारी, लेकिन दुनिया के तकाजों के सामने बेबस। चंद लम्हों बाद आंखों के बोझ पर हकीकत का जोर भारी पड़ गया और हवा से खमसा एक बार फिर काम करने लगा था। वजूद पर नमी अब भी बाकी थी, मगर अब उसमें जादू की वो तासीर ना थी। वो नमी हकीकत की नमी थी। ठंडक तो थी, लेकिन ये परिस्तान की दुनिया की जामिद कर देने वाली सर्दी ना थी। जमीन की फिजा पुरसुकून थी, वो धड़कन जो जुगनू, साजिशों और तकदीरों के फैसले सुनने की आदी हो चुकी थी, अब एक बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया की सकूत में घिरी हुई थी। यहाँ ना परिंदों की परों की जादुई थरथराहट थी, ना हवाओं में कोई तिलिस्मी सरगोशी। दूर कहीं पहाड़ों की ओर से आती किसी जंगली जानवर की पुकार, या बहुत फासले पर झील के किनारे खड़ी किसी जीप के इंजन की मध्यम सी गड़गड़ाहट उस खामोशी को चीर रही थी। निहायत जद्दोजहद के बाद बेदार होते दिमाग को जीप का वो मध्यम शोर माफ कर रहा था। इंसानों की सांसों वाली आम दुनिया, हकीकी दुनिया, वो हकीकत जिसके बारे में शायद कभी उन्होंने सोचा था कि वो वापस लौटेंगे, और जहाँ वापसी का ख्याल महज एक ख्वाब बनकर रह गया था। क्या वाकई वो तिलिस्मी सफर खत्म हो गया था, या फिर वो सब कुछ दोबारा मजीद तलखी के साथ लौटना था? अक्सर चंद पल का सुकून हमें शराब में डाल देता है कि शायद वो तकलीफ अब न लौटे, लेकिन क्या कभी ऐसा मुमकिन हुआ है? 21 अक्टूबर 2023 रात 10 बजे। वक्त की धार ने पलटा खाया और हमें अपने साथ लिए अंदरूनी लाहौर के उस बाज़ौक हवेली के बाहर ला खड़ा किया। जो ही आप उसके बाहरी दरवाजे से अंदर कदम रखेंगे तो सामने भाई, 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 हमारी मिराल सारे घर को सर पर उठाए हुए नजर आएगी। इधर से उधर फिरती वो अपने बड़े भाई को ढूंढ रही थी, जो ना जाने किस बिल के कोने में गधे घोड़े बेचकर सो गया था। ना वो अपने कमरे में था, ना ही अम्मी के पास, हत्ता कि वो तो अपने पसंदीदा मकाम यानी नीम के दरख्त वाले अहाते में भी नहीं था। कत्थई आंखों में अब झंझलाहट झलक रही थी और माथे पर बड़े बल वाजे कर रहे थे कि अगर चंद पल में उसका भाई सामने न आया तो नाराजगी पक्की हो जाएगी। उसी पल क्या हो गया गुड़िया? दाखिली दरवाजे से अंदर दाखिल होते हुए अजमेर ने मिराल को हॉल के वस्त में जले पैर की बिल्ली की तरह देखा तो हैरत से सवाल किया। साथ ही उसने अपना बाजू मिराल के कंधे के गिर्द फैलाया। वो मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम, लेकिन ठहरे जरा, आप किधर से आ रहे हैं, वो भी इस वक्त? भाई को देखते ही सारी झुंझलाहट कहीं दूर जा सोई थी। अलबत्ता बहनों वाली तफ्तीशी अफसर बेदार हो चुकी थी।
बाहर गया था गुड़िया, कुछ दोस्तों से मिलने। तुम बताओ क्या कह रही थी? बाबा को बताऊंगी मैं कि अब आप देर तक बाहर रहने लगे हैं, धमकी आमेज लहजे में कहा गया। ये क्या तरीका है बड़े भाई को ब्लैकमेल करने का? अजमेर ने आबरू उचकाते हुए खफा होने की नाकाम अदाकारी की थी। मेरा तरीका है? हाँ, अगर आप मेरी बात मान ले तो। मुझे अंदाजा नहीं था कि छोटी सी बच्ची ब्लैकमेलर बन चुकी है, अजमेर ने उसकी नाक दबाते हुए कहा था। आह भाई, ये ना करें, दर्द होता है। फौरन उसका हाथ झटक कर 2 कदम दूर हुई थी। हाँ हाँ, खुद पर सब वाजिब है। अच्छा चलो छोड़ो, अब मेरी माँ बता भी दो कि क्या फरमाइश करनी है। मैं नहीं बता रही, ये क्या तरीका है पूछने का? रूठेपन से कहा गया। अच्छा मेरी गुड़िया, मेरी छोटी बहन, बराहे करम अपनी ख्वाहिश अर्ज करें। अजमेर के बस हाथ बांधने की कसर रह गई थी। वो उसके इल्तिजाई अंदाज पर खिलखिला उठी थी। मैंने कल एक किताब खत्म की है, झील सैफ अल मलोक से मुतालिक, और अब मेरा वहां जाने का दिल कर रहा है तो। लो, इस मौसम में कौन जाता है वहां? अब वो हॉल में एक साथ टहलने लगे थे। भाई मेरा बहुत मन है, प्लीज ना। मजीद ये कि नवंबर में तो रास्ते बिल्कुल बंद हो जाएंगे। यही आखिरी हफ्ता है जब हम झील का नीला पानी देख सकते हैं, वरना फिर सब कुछ सफेद हो जाएगा। लेकिन मेरी चंद बहुत अहम मीटिंग्स हैं। आपको कब से मीटिंग्स की फिक्र होने लगी यार? वो हैरत ज़दा सी उसके सामने ठहर गई थी। अजमेर के चेहरे पर एक लम्हे को साया सा लहराया, जिसे वो पल भर में छुपा गया था। लाजिम नहीं था कि हमारे अंदर आने वाली हर तब्दीली की वजह हम हर अपने को बता सकें। ये लम्हे भर का खेल था और हशाश बशाश मुस्कुराहट वापस चेहरे पर डेरा जमा चुकी थी। वो बहन के सामने अदाकारी करने में माहिर था। गजल भी चलेगी क्योंकि उसका हिप्नोटिज्म का कोर्स का पहले सेमेस्टर मुकम्मल हो चुका है। वो सेमेस्टर ब्रेक पर है और हमारी यूनिवर्सिटी भी खत्म हो चुकी है। बहन ने जैसे उसे लालच दिया। वाकई आपके उभरने वाले मुसर्रत के तासुरात हकीकी थे। इतनी खुशी? बिलाल ने उसे छेड़ा। मिराल, तंबी करते हुए कहा गया। अच्छा अच्छा, नहीं कहती तो प्लान कंफर्म है? शायद। और वो दोनों जानते थे कि इस शायद का मतलब हाँ ही है। मैं चली गजल को बताने। वो भागम भाग ऊपर कमरे की तरफ गई थी। पीछे वो खड़ा सोच रहा था कि माँ बाप को इस सब के लिए कैसे मनाए। तभी जहन में मिराल का जुमला एक बार फिर गूंजा। आपको कब से मीटिंग्स की फिक्र होने लगी? यादें गड़बड़ हुई और जहन उसे कहीं बहुत पीछे ले गया। शाहरेज भाई, इतनी मीटिंग्स, मैं बोर हो जाता हूँ। 1.5 बरस कबल अजमेर शाहरेज के ऑफिस में खड़ा निहायती बोरियत से कह रहा था। तब उसके चेहरे पर यह खफीफ सी दाढ़ी और मूछें न थी। वह क्लीन शेव रहना पसंद करता था। ये तुम्हारे लिए जरूरी है जी, इसी तरह तुम बेहतर तौर पर सीख सकोगे, उसने उसके कंधे थपथपाते हुए कहा। वो मजीद बदमजा हुआ। अच्छा चलो, ये आखिरी है, इसके बाद तुम छुट्टी ले सकते हो। शाहरेज को शायद उस पर तरस आया था। उसे अंदाजा था कि यही बात अजमेर के खराब मूड को ठीक कर सकती है, और वही हुआ। थैंक यू भाईजान, आप बहुत अच्छे हैं। अजमेर फरते जज्बात में बेसख्त ही उसके गले लगने को आगे आया था। सिया फॉर्मल लिबास में मलबूस मर्द ने सामने आते नौजवान को हाथ उठाकर रोका, जिस पर अजमेर हंस दिया था। उसे मालूम था कि सामने खड़ा शख्स ऐसे मौकों से दूर भागता है। भाई, मुझे गजल के घर जाना है। अपने कमरे से आती हुई मिराल की आवाज पर वो यादों के समंदर से आया था। ओके, तैयार हो जाओ, उसने वहीं खड़े बुलंद आवाज में कहा था। जवाब देकर वो खामोश हुआ तो जहन में एक सवाल गूंजा। आह भाई, कहाँ हैं आप? कब आएंगे? इतना ना आजमाए। चेहरे पर सामानों की थकन उतरी। अब उसके कदम अपने वालिदैन के कमरे की सिमत थे। 22 अक्टूबर 2023। लाहौर की रौनक को वहीं छोड़कर अब हम जरा चलते हैं समंदर की दहलीज पर बसे हुए शहर यानी कराची। एक खूबसूरत से घर में नाश्ते की मेज सजी थी। घर के तकरीबन तमाम अफराद मौजूद थे। ताहम खाना अभी तक शुरू नहीं हुआ था क्योंकि खानदान का एक अहम फर्द अब तक मेज से गायब था। और वो कौन हो सकता है? जुनैर, तुम आ रहे हो या मैं वहां आऊं? हमदान इब्राहिम की आवाज में तंबी थी। तभी एक कमरे से वो बर्क रफ्तारी से बाहर आया। जनाब का हुलिया अब तक वही था जिसमें वो जॉगिंग से लौटे थे। आ गया ना बाबा, आप तो तशद्दुद पर ही उतर आते हैं। कुछ तो ख्याल करें, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। कुर्सी खींचकर बैठते हुए उसने आजिज़ी जताते की नाकाम कोशिश की थी। अपना ख्याल तो रखा नहीं जाता, बड़े हो गए हैं। आखिर में उसकी वालिदा ने गोया बेटे की नकल उतारी थी। अम्मी आप भी? ये तो ज्यादती है यार। सुरमई आंखों में खपकी उतर आई। अच्छा बस, अब खाना शुरू करो। बाप के सख्त लहजे पर वो मुंह वसोर कर नाश्ता करने लगा। मरजान ने उसके तासुरात पर हंसी जब्त की। जुनैर की नज़र उस पर पड़ी तो उसने फौरन ही नजरें खाने की तरफ फेर ली। प्रोसिक्यूटर साहिबा, तो कल आप नाराज चल रही हैं, कन्फर्म है ना? किस लिए? मरजान से पहले जुनैर के वालिद बोल उठे। बाबा, मैंने न्यूज़ के लिए मालूमात जमा करनी है
और मरजान का भी एक नया केस है, इससे मुतालिक भी कुछ मालूमात दरकार थी। तो तुम खुद जाकर हो आओ, उसे क्यों लेकर जा रहे हो? एलिशिया के साथ होने वाले वाकये के बाद वो मरजान के मामले में खासे मोहतात रहते थे। बाबा जान, मैं भी न जाती अगर मेरा जाना वाकई जरूरी न होता, मरजान ने नर्म मगर पुरमदानत लहजे में कहा। लेकिन बेटा, वो कुछ बोलना चाहते थे कि मुझ पर भरोसा करें बाबा, मैं हूं ना ख्याल रखने के लिए। जुनैर ने उन्हें इत्मीनान करने की कोशिश की। यही तो डर है, वो बड़बड़ाए। तो बेटे ने हैरत से अपने बाप को देखा। नहीं, आज आप साफ कह ही दें कि मैं सौतेला हूँ। उसने मेरे से हाथ उठा लिए, जिस पर सब नाश्ता करते हुए खिलखिला उठे। अच्छा बच्चे, चले जाना और अपना ख्याल रखना। नाश्ता करने के बाद हमदान ने मरजान के सर पर हाथ रखकर कहा और पार्क जाने को उठ खड़े हुए थे। उनकी जोजा भी उनके साथ थी। बाइक पर चलेंगे? टेबल से उठकर जाते हुए जुनैर ने वापस पलटकर हाथ मेज पर धरे आम से लहजे में इतला दी। आर यू मैड? तुम्हें अंदाजा है रास्ता? हाँ मुझे अंदाजा है, लेकिन आपको बाइक चलाना मैंने सिखाई है, इतना तो आना चाहिए आपको। और ये लगी बात मरजान की अना पर। मुझे तुमसे बेहतर आती है, एंड माइंड यू, तुमने मुझे सिर्फ चंद टिप्स दिए थे बस। हाँ हाँ, जो भी था, अंदाजा हो जाएगा रास्ते में। उसने लापरवाही से बात टाल दी। तुम? अच्छा वकील साहिबा, अपने जर्नलिस्ट को इजाजत दें और बराहे करम चीजें उठाकर दे मारना छोड़ दें। अगर तुम 60 सेकंड में ना गए तो मैं ये प्लेट उठाकर वाकई तुम्हारे सर पर दे मारूंगी। बर्तन समेटती मरजान ने सख्ती से कहा तो वह अगले ही लम्हे वहां से गायब था। लाहौर और कराची की इस चहल पहल और अपनायत भरी जिंदगी को वहीं छोड़कर अब हम जरा उस दुनिया की दहलीज पर कदम रखते हैं जहां वक्त की नब्ज अब तक थमी हुई है। वही तख्त है नहस, उसी ओहदे सिया का असर और वही बोझल फिजा जहां वो सिया दिन उन तीनों मुहावजा, मलका और मोरखा के वजूद में किसी धीमे जहर की तरह उतर रहा था। जहर जो खामोशी से जिस्म की रगो पे में सरायत कर जाए, जो यादों को मुंसमित कर दे और रूह को खुरच कर रख दे। वहां की फिजा में आपको दिल बोझल कर देने वाली नमी महसूस होगी। ऐसा लगता था जैसे हर गुजरता पल किसी बद्दुआ की तरह उनके शऊर में लहू बनकर दौड़ रहा हो। फिजा में अभी मौत की बू बाकी थी, ताहम केसरा खातून को मलका के माथे पर फतेह का एक जहरीला नूर रक्स करता हुआ नजर आ रहा था। मलका के चेहरे पर एक अजीब सा वहशत नाक सकून था। केसरा खातून अपनी नशिस्त से उठी और मलका के करीब आ खड़ी हुई। मलका ने मोरखा की तरफ नजर दौड़ाई। उसने अपने साथी का चेहरा हर किस्म के जज्बे से आरी पाया। केसरा की नजरें आवाम पर टिकी थी। जैसा कि आप सब ने देखा, हमारी मलका ने वही किया जो हमारे फला के लिए नागुज़िर था, और यूं उन्होंने हम सबसे अपनी वफादारी का न सिर्फ सबूत दिया है, बल्कि मैं समझती हूँ कि आइंदा के लिए हमारा भरोसा भी पा लिया है। रौबदार अंदाज में बात खत्म करके वो आवाम को बोलने का मौका देने के लिए रुकी। बेशक, बिल्कुल, हमारी मलका जिंदाबाद। आप हमेशा हम पर यूं ही हाकिम रहें। जैसे नारे गूंजने लगे थे तो मलका के तनावज़दा होते हुए चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट उभरी थी। मोरखा अब जरा मलका के पीछे आ खड़ी हुई थी। उसके चेहरे पर एक साया सा लहराया। केसरा खातून ने हाथ उठाकर आवाम को खामोश रहने का इशारा किया और मजीद गोया हुई। आप चौंके इस शहर से बदकिस्मती का साया उठ चुका है। हम आप सबको यह यकीन दिलाना चाहते हैं कि हम शाही महल के अफराद पहले भी आपकी हिफाजत के लिए आपके साथ हैं और आगे भी, खुदा ना करे कुछ हो, तब भी आपके साथ होंगे। उन्होंने वक्फा लिया। आवाम में तशक्कुर के कलमात गूंजने लगे थे। यकदमी मलका ने कुएं की जानिब कदम बढ़ाए थे। मैदान में गहरा सकूत छा गया था। उसने कुएं के दहाने पर कदम रखा और नीचे झाके बगैर ही पीछे मुड़ी। आज तख्त ने साबित कर दिया कि वह किसी मसलहत को खातिर में नहीं लाता। उसकी आवाज़ मैदान में गूंजी। शहजादे का जवाल उनकी अपनी लग्जिश थी, मगर तख्त का वकार बरकरार है और रहेगा। उसके चेहरे पर होठों ने यूं मुस्कुराहट बिखेरी जैसे किसी ने लहू से गुलाब सींचे हों। सौग की गुंजाइश सिर्फ कमजोरों के लिए होती है। उसकी आवाज़ बर्फीले झोंके की तरह मैदान में मौजूद हर नफ्स के रगों में उतर गई थी। आज से ये कुआं एक भूली हुई याद है। जाएं, महल के हर फसील पर चिराग जलाते जाएं कि आज तक ने अपनी बका का जश्न अपने ही खून के चिराग से मनाने का फैसला किया है। जाएं और रात के जश्न की तैयारी करें। मलका कहकर खामोश हुई। परिस्तान के लोग तशक्कुर के कलामात अदा करते हुए और मलका के हक में नारे लगाते हुए रुखसत होने के तैयार होने लगे थे। मोरखा के चेहरे पर एक इस्तज़ाई मुस्कुराहट उभरी। सिपाहियों ने मलका, मोरखा और केसरा खातून के घोड़ों पर सवार होने में मदद की। इस मुख्तसर काफिले के जाने के बाद मैदान खाली हो गया था। अगर आप इस सुनसान मैदान के वस्त में मौजूद
कुएं में झांकें तो आपको पानी में एक रोशनी टिमटिमाती नजर आएगी, जैसे वो अपने अंदर कोई राज छुपाए हुए हो। जैसे वो आप कह रहा हो कि यादें मरती नहीं, सिर्फ तह में बैठ जाती हैं। जैसे तख्त ने खामोशी को भी कैद कर लिया हो और वो खामोशी किसी बोलती हुई गवाही की मुंतजिर हो। मंजर है उसी जाबर काल कोठरी का। एक जेल नुमा कमरे में वो जमीन पर रखे हुए सख्त से गद्दे पर दीवार से टेक लगाए बैठी थी। मैदान कुआं की मिट्टी अभी खुश्क नहीं हुई थी, ताहम मुहावजा के कदमों तले बसती दुनिया कब की बंजर हो चुकी थी। वो हाथ जो कभी अकाब की मानिंद तलवार झपटते थे, अब लरसते हुए सजदों में गिरे हुए थे। जंजीरों की आहनी लम्स ने जब उसकी कलाइयों को छुआ तो उसे लगा जैसे वो धात नहीं, बल्कि उसके अपने टूटे हुए आहत की टुकड़े हों जो उसे जख्म जख्म कर रहे हों। उसने एक बार फिर उस साकित पानी को अपने सहन के पर्दे पर उभरते देखा, जहां वो दोनों डूब चुके थे। उसके चेहरे से यूं लगता था जैसे कोई जनाजा अपनी ही कब्र के तलाश में निकल खड़ा हो। सर की पुश्त दीवार से लगाए वो उन्हीं यादों में महू थी कि किसी के कदमों की आहट ने उसके सोचों का तसलसल तोड़ा। गर्दन मोड़ी तो सामने मलका खड़ी थी। आपको वो नहीं करना चाहिए था। आपको अंदाजा है कि इस अमल से आप सबकी नजरों में कितनी मशकूक बन चुकी हैं। मलका के लहजे में तरहम भरी नरमी थी। मेरी हमदर्द बनने की कोशिश मत करें, यहाँ से जाएं, मुझे आपसे बात नहीं करनी। उसने मलका से नजरें हटाकर दाएं दीवार के ऊपरी हिस्से पर बनी हुई छोटी सी खिड़की को देखा, जो उस कमरे को मनोवर रखने का वाहिद जरिया थी। स्याह होती गहरी भूरी आंखें खतरनाक हद तक सुर्ख थीं। हमदर्द, हम दोस्त रहे हैं। बिल्कुल रहे हैं। मुहावजा ने रहे हैं पर जोर दिया। मलका उसे हैरत से देखकर रह गई थी। मैं वो सब नहीं करना चाहती थी, लेकिन कोठरी के दरो दीवार ने अपनी मलका को वजाहत देते हुए सुना। मुहावजा ने न उसकी तरफ देखा, न कुछ कहने की सही की। यूं लगता था जैसा उसे मलका से सिरे से कोई दिलचस्पी ही नहीं हो। लेकिन ये हमें करना पड़ा क्योंकि ये नागुज़ीर था। काश हम आपको समझा सकें। उसकी हाकिम अब तक बोल रही थी। आपने जितना समझाना था समझा चुकी हैं, अब आप जा सकती हैं। मुहावजा ने हाथ को मुट्ठी की सूरत भींचते हुए कहा। कहने को बहुत कुछ था, अलबत्ता वो हर्फ अपने अंदर दफन कर गई थी। मुहावजा, हम आपको आज़ाद। कैदी ने नजरें उस पर गाड़ी। मलका को एक पल के लिए उससे खौफ महसूस हुआ था। आपके पास मिली हुई आज़ादी से मौत बेहतर है, आप अब जा सकती हैं। काटदार लहजे में कहकर जंजीरों में जकड़े हुए हाथ से जाने का इशारा करते हुए वो दूसरी जानिब देखने लगी थी। जंजीरों की जंबी से खामोश माहौल में एक नाखुशगवार ताश पैदा हुआ था। उसकी बात सुनकर मलका ने होठ भींचते हुए उसे देखा। वो चंद साते आंखों में असियत लिए उसे देखती रही, लेकिन मुहावजा की आंखों में बेइतनाई के सिवा कुछ न था। मलका दबे कदमों पलट गई। मुहावजा ने एक मर्तबा फिर दीवार से सर टिका लिया था और आंखें बंद कर ली, तो एक कतरा गाल पर निशान छोड़ता हुआ जमीन में जज्ब हो गया था। यादों की चंगुल से एक और याद निकलकर उसके जहन का अहाता करने लगी। सजा से पहले की रात जब वो अपनी आरामगाह में आई थी, उसने दरवाजा बंद करके बेसब्री से वो खत खोला था। मेरी मुहावजा, आप जब ये पढ़ेंगी तब तक शायद आपके जहन में बहुत से खदशात होंगे। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि मैं लौट आऊंगी। कुछ ऐसा मत कीजिएगा जो आपके लिए मुश्किल का बास बने। मैं यकीन दहानी करवाती हूँ कि मैं लौट आऊंगी। कुआं मौत नहीं, कुआं निजात है। याद रखें और अपना ख्याल रखें। आपकी मकरब गायबा। वह ना किसी मदद का ताइन था और ना ही कोई वजाहत। अब उसे इंतजार करना था, उसके दिल को किरची किरची करता इंतजार। शीश महल के खूबसूरत दरो दीवार फिक्रो तरहम के साथ अपने पलंग से लगकर फर्श पर बैठी उस मासूम लड़की की घुटी घुटी सिसकियां सुन रहे थे। दीवारों पर नफीस शीशे का काम उस बिखरे हुए अक्स को देखकर जैसे अफसोस में डूबा हुआ था। बिल आखिर सिसकियां थम गई। वो घुटनों पर चेहरा टिकाए हुए कभी अपने हाथों के नाखूनों को आपस में खुरसती, तो कभी यूं ही खाली नजरों से सामने देखने लगती। उस लम्हे उसका जहन कठिन तरीन अंदेशों को जन्म दे रहा था और वही अंदेशे उसे यूं रुला रहे थे कि सांस लेना भी मुहाल होने लगा। तभी कमरे का दरवाजा खुला और मलका निहायत ही इस्तेहाक से अंदर दाखिल हुई। फर्श पर बैठी अपने साथी को देखते ही वो लपक कर उसके करीब आई, कंधों से थामकर उसे उठाया और पलंग पर बिठाया। वो बाहर खादमा को आवाज देने ही वाली थी कि फिर दिल में खदशा जागा, कहीं उन रोई रोई आंखों को देखकर लोग उसे अपने दुश्मन न गर्दान बैठे। मलका ने खुद ही जग से पानी गिलास में उंडेल कर उसकी तरफ बढ़ाया था, मगर नम आंखों वाली लड़की ने वह गिलास लेकर दूसरी तरफ रख दिया। मलका खामोश रही। उसे उसी रद्द अमल की तवक्को थी, ताहम ये अंदाज उसे अब तकलीफ दे रहा था। आप, मलका ने कुछ कहना चाहा, कुछ नहीं कहें।
नम लहजा सख्त होने के बावजूद आज पहली बार कांपा था। मोरखा आप भी? मलका ने शिकस्त खुर्दा अंदाज में कहा। जवाबन खामोशी मिली और मलका को अपना जवाब मिल गया था। वो तल्खी से मुस्कुराई। काफी देर तक दोनों में से कोई कुछ न बोला। मोरखा के अंदर गम व गुस्सा बढ़ने लगा था, जबकि मलका उसके चेहरे को जांचने लगी ताकि उसके जहन की तहरीर बढ़ सके। उसने अपने वाहिद दोस्त का हाथ थामना चाहा, लेकिन हाथ फौरन खींच लिया गया। खामोश, कतई इनकार। मलका निचला होंठ दांतों तले दबाई हुए खड़ी हुई और कमरे से बाहर जाने लगी। दरवाजे पर रुककर वो मुड़े बगैर बोली, ये दुनिया एक शराब है, शराब। मुमकिन है जो हकीकी लग रहा हो वो हकीकत ना हो। अपनी आंखों को राहत दें, बेहतर है सो जाए, रात के वक्त जश्न। शराब की बात कम अज कम आप ना करें मलका। माजरत ख्वाह हूँ, मैं शायद जश्न में ना आ सकूं। शुरुआत में सादा मगर इख्तिताम में लहजा काटदार और आवाज आजिज थी। न आए तो ये लोग आपको भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हम अपनी वाहिद साथी को खोना नहीं चाहते। बेतासुर लहजे में कहकर मलका वहां से जा चुकी थी। दरवाजा बाहर से बंद होते ही मोरखा ने पलंग पर पड़े हुए तकिए में चेहरा छुपा लिया था और चीख उठी। तकिए ने आवाज निकली थी, गम, गुस्सा, झुंझलाहट, बेबसी, तकलीफ और अजियत। क्या कुछ उन घुटी घुटी चीखों में मौजूद ना था? उस बोझल कमरे के मंजर को इसी तिलिस्मिलाती दुनिया में छोड़कर हम वापस लौटते हैं अपनी हकीकी दुनिया में। 25 अक्टूबर 2023। चौदहवीं का चांद आसमान के माथे पर किसी चांदी की थाल की तरह सजा था। ताहम उसकी रोशनी में वो तपिश नहीं थी जो परिस्तान के उफक पर होती है। झील का नीलाहट माइल पानी अब एक गहरे पुरइसरार सिया आईने में बदल चुका था, जिसमें पहाड़ों के साए किसी देवकामत हेवले की तरह कैद थे। गायबा ने आहिस्ता से आंखें खोली और अपनी हथेलियां जमीन पर टिकाई, तो रेत के ठंडे जर्रात और नुकीले पत्थरों ने उसके जिल्द में चुभन का एहसास पैदा किया था। ये चुभन जमीन की ये मिट्टी उसे बता रही थी कि वो वापस आ चुकी है। उसने सर उठाकर वापस देखा। आसमान अब वो गहरा नीला ऐसर नहीं रहा था जिस पर परिस्तान के सितारे रक्स करते थे। अब वो एक बेइंतहा सिया चादर की मानिंद था जिस पर चौदहवीं का चांद बज़ाहिर साकित था, ताहम उसकी ठंडी दूधिया रोशनी पहाड़ों के ढलवानों पर रक्स कर रही थी। कुछ रक्स कर कर थक गई तो किसी सफेद कफन की तरह पिसती चली गई। हवा का एक तेज और यकबस्ता झोंका झील के पानी को छूता हुआ उसके चेहरे से टकराया था। उस हवा में काई और गीली मिट्टी की वो मखसूस बू थी जो सिर्फ हिमालय की रातों का खासा थी। उसे अपने कानों में एक अजीब सी साए साए महसूस हुई। वो सन्नाटा जो तब महसूस होता है जब आप किसी बहुत शोर वाली जगह से अचानक एक वीरान कमरे में आ जाएं। ऐसा लगता था कि परिस्तान की आवाजें उसके अंदर एक खला छोड़ गई थीं। उसने एक गहरा सांस लिया। फेफड़ों में उतरती हुई हवा किसी ठंडी आरी की तरह चुभी। ये दर्द उसे दिल के किसी कोने में अच्छा लगा, क्योंकि ये उसे जिंदा होने का एहसास दिला रहा था। करीब ही शहजादा उसे गहरी नजरों से देख रहा था। उसके उठकर बैठने पर सियाह आंखों में एक सवाल उभर कर पैदा हुआ था, क्या वो ठीक है? हेजल आंखों वाली लड़की की गर्दन बेसाख्ता ही अस्बात में हिली। वो दम घुटना, वो ठंडक, वो खौफ एकदम ही जैसा कोई अफसानवी हिस्सा लगने लगा। शहजादा उठकर खड़ा हुआ और लिबास से गर्द झाड़ी। तो बताएं मोहतरमा, आगे का क्या इरादा है आपका? उसकी संजीदा आवाज खामोश वादी में गूंजी। वो उसे गायब दिमागी से देखती रही। मेरा? हाँ, आपका। क्या आपने किताब में कुछ और पढ़ा था? शहजादे के कहने पर अफसानवी दुनिया का हिस्सा लगती वो यादें पूरी शिद्दत से उसके वजूद में उतरने लगी थी। वक्त की लहर को अगर हम सजा के दिन से 1 माह पीछे लेकर जाएं, तो शहजादा नूरजहां खातून के घर के बाहर खड़ा दस्तक देता नजर आता है। आ जाओ। अंदर से नूरजहां खातून की आवाज उभरी। वो दरवाजा धकेलकर अंदर दाखिल हुआ। गायबा के मुताबिक ये घर उसे पुरसुकून करता था। अलबत्ता शहजादे को यहाँ कोई खास सुकून महसूस न हुआ। मजीद ये कि उसे बिनफ्शी रंग जरा पसंद न आया था। वो अंदर है? शहजादे को सोच में गुम देखकर उन्होंने इत्तला दी, तो वह खिफत से बालों में हाथ फेरता हुआ दाएं जानिब कमरे की तरफ बढ़ गया। अंदर भी बिनफ्शी रोगन देखकर उसे कुफत हुई थी। सिवाय शीशम की लकड़ी के बने एक बुक शेल्फ के यहाँ सामान न होने के बराबर था। शेल्फ के किनारों पर नफीस सा मध्यम सुनहरी काम किया गया था। फर्श पर बिछे नरम मखमली कालीन पर गायबा एक किताब खोले बैठी थी। कुछ मालूम हो सका? उसके सामने बैठते हुए शहजादे ने दरियाफ्त किया। लड़की ने वो किताब उसकी तरफ बढ़ा दी। किताब पर कुछ यूं लिखा था, कुआं है एक भरम, 2 दुनियाओं का है वो संगम, जो डूबो तुम तो पाओगे एक दुनिया, अनोखी अनदेखी अनसुनी, एक दुनिया जो एक शराब है, एक दुनिया जो एक ख्वाब है, जो डूबो तुम पाओगे एक दुनिया,
बशर्ते कि तुम डूबो अपने मन से। शहजादे ने गंभीर लहजे में ये पढ़ते हुए गायबा को देखा, जो निहायत ही संजीदगी से उसके चेहरे पर रद्द अमल तलाश कर रही थी। वो गहरी नजरों से उसके तासुरात का जायजा लेता मध्यम सा मुस्कुराया। ताहम गायबा मुतवक्का रद्द अमल ना मिलने पर जी भरकर बदमजा हुई। शहजादा संजीदा होने के बजाय हंस पड़ा। आपको इस पर यकीन है? उसे हैरत हुई। क्या नहीं होना चाहिए? उसका लहजा साकिन रहा। हमने आपको इतना सादालू तसव्वुर नहीं किया था, लेकिन खैर, हमें इस पर रत्ती भर भी यकीन नहीं है। हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं। उसके सादा से जवाब पर शहजादे को संजीदा होना पड़ा। फर्ज करें हम, यानी आप वहां पहुंच भी जाएं, फिर भी यहाँ यह नहीं लिखा कि वो हमारी ही दुनिया होगी। और फर्ज करें अगर हो भी, तो वक्त का क्या? वो एक लम्हे के लिए रुका, फिर बोला, आपको अंदाजा है हमें यहाँ कितना वक्त गुजर चुका है? न जाने हमारे घर वालों के लिए हम जिंदा भी हैं या नहीं, न जाने उन्हें हमारी जरूरत है भी या नहीं। कहकर वो एक गहरी सांस भरकर रह गया था। किताब में दर्ज है कि परिस्तान में आने पर असल दुनिया का वक्त रुक जाएगा। मजीद ये कि उसके सिवा कोई और रास्ता नहीं है शहजादे। यहाँ कम अज कम मेरे लिए तो सिर्फ और सिर्फ मौत ही मुकद्दर है। गायबा के जवाब पर उसने होंठ भींचे। आप बजीद हैं? शहजादे ने उसकी आंखों में झांकते हुए सवाल किया। लड़की ने अस्बात में सर हिला दिया। मजीद पढ़े? उसने शहजादे के हाथ में मौजूद किताब का अगला वर्ग पलटा और कहा, मगर इस बार अशार मुकम्मल नहीं थे। मीठे मीठे लफ्ज और नामुकम्मल सतरें, जैसे लिखारी ने दानिस्ता आगे लिखने से इनकार कर दिया हो। शहजादा चंद लम्हा सफा देखता रहा, फिर बोला, ये तो अधूरा है। नहीं, अभी तो मैंने पढ़ा था। वो उलझ गई। उसने उलझी नजरें किताब के सरवर्ग से हटाकर शहजादे पर जमाई। मोहतरमा, ये वाकई अधूरा है। अब की बार गायबा ने उसके हाथ से किताब ली। अल्फाज मध्यम और मिटे मिटे से थे। वो हैरत के समंदर में गोतजन हुई। ये कैसे? अब हम क्या करें? इसलिए ये किताब सिर्फ तभी पढ़ी जा सकती है जब वो खुद को पढ़वाना चाहे। नूरजहां खातून किसी किताब की तलाश में कमरे में दाखिल हुई थी। गायबा के चेहरे पर फैली हैरत को देखकर बोली, आगे के अल्फाज इज्जत माब नहीं देख पाए, क्योंकि ये किताब इस वक्त आपसे कुछ कहना नहीं चाहती, और जो कि इस वक्त आप दोनों साथ हैं, इसी बात आप भी नहीं पढ़ पा रही। वो मतलूबा किताब उठाकर बाहर जाने लगी, फिर चौखट पर रुककर उनकी तरफ पलटी। और नहीं, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती, क्योंकि ये किताब आज तक मैं खुद भी मुकम्मल नहीं पढ़ सकी। उनके जाते ही कमरे में खामोशी उतर आई थी। चंद सातों बाद शहजादे की भारी आवाज ने सबको तोड़ा। और अगर हम डूब गए तो? वो हम पर जोर दे रहा था। गायबा ने उस हम को नजरअंदाज करते हुए कहा, तो फिर मोहतरम, मैं वहीं रह जाऊंगी जहां वो कुआं मुझे ले जाएगा। आप यहाँ से कोई वापसी का रास्ता ढूंढ लीजिएगा। मोहतरमा, हम साथ आए थे और साथ ही जाएंगे। शहजादे ने मुस्तकम अंदाज में कहते हुए किताब बंद कर दी। गायबा, शहजादे की पुकार पर वह माजी के उन बनफशी दीवारों और किताब के मिटते लफ्जों से बाहर आई। मुझे याद नहीं। उसे अपनी आवाज़ किसी खाई से आती महसूस हुई। कुछ देर रुक जाते हैं, फिर आप ज़रा मज़ीद सोच कर देख लीजिएगा। हो सकता है इस दुनिया के सफ़र ने आपके हवास मुअत्तिल कर दिए हों। मुझे वाकई कुछ याद नहीं। ऐसे महसूस हो रहा है जैसे किसी ने मेरे अंदर से वो खाका ही मिटा दिया हो जहाँ किताब की यादें ठहरी थी। उसकी आवाज़ में वो बेबसी थी जो लफ्ज़ों से पहले ही सुनाई दे जाती है। उसने गर्दन घुमाकर शदीद जहनी कर्ब से फासले पर नजर आते हुए झील के तारीख फैलाव को देखा था। उसे एक बार फिर वो आवाज़ सुनाई दी, इंजन की मध्यम सी गड़गड़ाहट जो करीब आती जा रही थी मगर अब भी खासी दूर लगती थी। शहजादे ने उसके चेहरे पर फैली हुई अजियत को देखा और खामोशी से उसके सामने आ खड़ा हुआ, जैसे वो अपनी मौजूदगी से उसे यकीन दिलाना चाहता हो कि वो इस खला में तन्हा नहीं है। 21 अक्टूबर 2023 रात 11 बजे गजल के कमरे से मध्यम आवाज़ें सुनाई दे रही थी। अगर आप अंदर जाकर देखें तो मिराल उस वक्त अपनी बेहतरीन दोस्त के सामने बैठी उसे उस सफ़र के लिए मनाने की कोशिश करती नजर आई कि रात के पहले पहर कमरे को बल्ब की मसनूई रोशनी ने मनोवर कर रखा था। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मिराल ने उसके हाथ थाम कर इल्तिजा की। देखो, इस माह मेरी सालगिरह भी है, प्लीज़ मान जाओ। मिराल, इतना दूर जाना पड़ेगा, फिर मेरा दूसरा सेमेस्टर। गजल ने मुफाहिमत भरे लहजे में अज़र पेश किया। मगर तुम्हारे सेमेस्टर शुरू होने से पहले हम आ जाएंगे, आखिर क्यों नहीं चल सकते हम? असल में अम्मी, मैं जानती हूँ। मिराल ने फौरन उसकी बात काट दी। तुम अजमेर भाई की वजह से कतरा रही हो। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुमने ही तो कहा था कि फैमिली ट्रिप होगी। इतना भी कोई तोप नहीं तुम्हारा भाई
کہ میں اس سے گھبرا جاؤں؟ اوہ ایسا ہے کیا؟ لیکن مجھے تو مرال کچھ کہنے ہی والی تھی کہ تم وہاں کیوں جانا چاہتی ہو؟ اب کی بار غزل نے اس کی بات کاٹی تھی۔ مقصد مرال کا ذہن اسمیر اور اپنی طرف سے ہٹانا تھا، اور ویسا ہی ہوا۔ وہاں پر پریاں اترتی ہیں، بچوں کی سی باتیں۔ ارے سچ میں! فینٹیسی کو حقیقت سے دور رکھو مرال، تمہیں زندگی گزارنے میں آسانی رہے گی۔ لیکن اچھا جو بھی ہے، بس طے ہوا کہ ہم کل جا رہے ہیں، وہ نہایت ہی مسرت سے کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ میں جا رہی ہوں، ازمیر بھائی نیچے ہی بیٹھے ہوں گے، اور ہاں امی نے خالہ سے بات ویسے بھی کر لی ہوگی، میں تو بس خود بتانا چاہتی تھی، سو چلی آئی۔ وہ غزل کے گلے مل کر اور رخصت لے کر باہر چلی آئی تھی، جبکہ غزل تنہا کمرے میں بیٹھی یہ سوچ رہی تھی کہ اب وہ اس ٹرپ پر کیا کرے گی۔ اسے ازمیر کا سامنا بالکل نہیں کرنا تھا۔ اس شخص کے سامنے آتے ہی اس کی خفگی کہیں دور جا سوتی تھی، اور وہ ایسا نہیں چاہتی تھی۔ ابھی اس کا ارادہ کم از کم چند دن مزید خفا رہنے کا تھا۔ 25 اکتوبر 2023 صبح صادق کا وقت تھا۔ پرندے اپنے گھروں سے رزق کی تلاش میں نکل رہے تھے۔ اکتوبر نے فضا میں کھنک گھول رکھی تھی، تاہم شہر کراچی کی ضدی ہوا خوشگوار ٹھنڈک کو ٹھہرنے نہ دیتی تھی۔ جیسے کچھ تھا جو اس صبح کو آگے بڑھنے دینا نہیں چاہتا تھا۔ مرجان بیگ تھامے اپنے کمرے سے نکلی۔ دروازے کے قریب رکھا ہوا زنیر کا بیگ دیکھ کر اس نے اپنا بیگ اس کے ساتھ رکھ دیا اور اندر کی جانب بڑھنے لگی، پھر رکی، یہ جاننے کے لیے کہ وہ تیار ہے بھی یا نہیں، یا حسب معمول کسی کام کو جان بوجھ کر اسے جس کرنے کی خاطر تول دے رہا ہے۔ رات کا منظر ابھی تک اس کے ذہن میں تازہ تھا۔ وہ شخص اس کے کمرے میں آیا اور بغیر کسی تمید کے ایک خالی لفافہ اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے نہایت سنجیدگی سے بولا، یہ آپ کی فلائٹ کی ٹکٹ ہے، مگر ہم نے تو بائک پر جانا تھا نا؟ مرجان آنکھیں سکڑے ہوئے اسے دیکھتے نہر پر طنز کیے ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ پاگل نہیں ہوں جو اتنا لمبا سفر بائک پر کروں، اس نے شانے اچکائے۔ اسلام آباد سے آگے بائک پر جائیں گے۔ مرجان نے اس عجیب مخلوق کو دیکھا جو خود منصوبہ بنا رہا تھا اور خود ہی انہیں منسوخ بھی کر رہا تھا۔ اسے یہ خود کو دیکھتا پا کر زنیر نے مسکراہٹ ضبط کرتے ہونٹ بھیجے اور اپنے مخصوص انداز میں انگلیاں ماتھے تک لے جا کر اسے خدا حافظ کیا۔ کمرے سے یوں گیا جیسے وہاں تھا ہی نہیں۔ تیز رفتار گدھا، ہاں مرجان کے لیے فی الحال وہ یہی تھا۔ جرنلسٹ صاحب، ہم کام کے سلسلے میں جا رہے ہیں، آپ کی شادی پر نہیں۔ مرجان نے انگلیوں سے دروازے پر دستک دینے پر اجازت ملنے کے بعد دروازے سے ٹیک لگائی، بازو سینے پر باندھتے ہوئے کہا، لے اپنی شادی پر میں یوں تھوڑی نہ جاؤں گا۔ انہماک سے اپنے بالوں کو سنوارتے شخص نے ایک پل کو رک کر کندھے اچکائے۔ مرجان نے افسوس سے گردن ہلائی۔ یہ شخص واقعی ناقابل اصلاح تھا۔ زنیر نے آخری بار خود کو شیشے میں دیکھا، آنکھوں میں ایک خیال کندہ سبز آنکھیں ایک ثانیے کو روشن ہوئی تھیں، پھر مرجان کے تنے ہوئے تاثرات کو دیکھا اور کچھ بھی کہنے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ کراچی سے اسلام آباد کا سفر جہاز میں پلک جھپکتے کٹ گیا۔ اصل راستہ آگے شروع ہونا تھا، تھکا دینے والا کٹھن سفر۔ مرجان نہیں جانتی تھی کہ ایئرپورٹ سے باہر نکلنے پر جو بائک انہیں فراہم کی گئی ہے اس کا بندوبست زنیر نے کیسے کیا، اور نہ ہی یہ کہ کچھ فاصلے ایک بار طے ہو جائیں تو وہ انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں۔ صبح کی دھوپ نے اندرون لاہور کو دھیرے دھیرے نہلا دیا تھا۔ اپنی پوری شان سے کھڑی نواب حیدر علی خان کی حویلی کے سامنے ایک کوسٹر روانگی کے لیے تیار تھی۔ سیاہ رنگ کے سلوون کوسٹر کے شیشے اتنے گہرے تھے کہ اندر کا حال مخفی تھا۔ کوسٹر میں سوار کچھ لوگ سنجیدگی سے آپس میں بات کر رہے تھے تو کچھ ہنسی مذاق میں مصروف تھے۔ مرال غزل کے ساتھ ڈرائیور کے پیچھے والی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ ڈرائیو کرنے کی پہلی باری ازمیر کی تھی اور یہ طے ہوا تھا کہ تھکن کے عالم میں تیمور اس کی جگہ سنبھالے گا۔ جب سب اپنی نشست سنبھال چکے تھے تو ازمیر نے چابی گھمائی اور انجن اسٹارٹ کیا۔ سفر چونکہ طویل تھا اس لیے آغاز کا ایک آدھا گھنٹہ خوب ہلا گلا رہا تھا، پھر سب تھک کر اپنے اپنے موبائل میں مصروف ہو گئے یا باتوں میں مگن۔ ہر شخص وہاں طمانینت سے بیٹھا تھا سوائے غزل کے، کیونکہ مرال اسے جھیل سیف الملکوک سے منسلک لوک داستان سنانا چاہتی تھی اور غزل کو اس میں قطعاً دلچسپی نہ تھی۔ ازمیر وقتاً فوقتاً سب کا دھیان ادھر ادھر پا کر اس پر نظر ڈال لیتا اور وہ اس کی نظروں کی تپش محسوس بھی کر لیتی۔ ہر بار اس کے دیکھنے پر غزل اسے غصے سے آنکھیں بڑی کر کے دیکھتی اور وہ سوچتا، اب بندہ اپنی منکوہا کو نہ دیکھے تو کسے دیکھیں، اور منکوہا بھی وہ جو منچاہی ہو۔ جی بالکل، میرا اور غزل کا نکاح 1 سال قبل ہو چکا ہے، بس میری پسندیدہ خاتون آج کل مجھ سے روٹھی ہوئی ہے۔ منکوہا منچاہی ہو تو اسے منانے کا موقع ملنا بھی کسی اعزاز سے کم نہیں لگتا ہے نا؟ ازمیر نے ایک بار پھر سے گہری نگاہ اس پر ٹکا دی۔
बेहद खफा होने के बावजूद भी गजल के गालों पर गुलाबियत घुली थी, जिसे अब भी आईने में देखते अजमेर के दिल में ढेरों सुकून उतरा था। दोपहर का वक्त था और धूप की तपिश में जरा सी शिद्दत आ चुकी थी। रास्ते में एक मकाम पर जुनैर साहब ने बाइक रोकी, जिसके बाद मरजान को भी अपनी बाइक को ब्रेक लगानी पड़ी। अब क्या मसला है? मरजान का अंदाज ऐसा था जैसे कोई बर्दाश्त की आखिरी हद को छू रहा हो। ये 5वीं बार था जब उसने बिला वजह ही बाइक रोकी थी। वो पानी? आधे घंटे में तुमने ये तीसरी बार पानी पीने के लिए बाइक रोकी है। वो बरहम हुई। वाह, आप तो मेरे पानी पीने के औकात भी गिनने लगी हैं। जुनैर ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा। मरजान का दिल चाहा कि पास सड़क के किनारे पड़ा हुआ पत्थर उठाकर उसके सर पर दे मारे, लेकिन वो सब्र के घूंट भर कर रह गई। हॉस्टल की खिड़की से बाहर पहाड़ का मंजर निहायत ही दिलफरेब था। ताहम दोपहर की धूप से बचने के लिए खिड़कियां बंद करके सबने उन पर पर्दे गिरा दिए थे। सफर की शुरुआत में गजल ने चौंके मिराल से कहा था वो दास्तान बाद में सुनेगी, क्योंकि सफर खासा तवील है। इसलिए अब मिराल उसकी तरफ झुकी ताकि कहानी सुना सके। तुम जानती हो? मिराल ने धीमे अंदाज में आवाज को पुरइसरार बनाते हुए कहा था। ये झील यूं ही कोई आम झील नहीं है। गजल ने नजर मोबाइल से उठाकर उसे देखा। फिर क्या है? मिराल की आंखों में वही चमक उतर आई थी जो हमेशा किसी दास्तान गो की आंखों में होती है। कहते हैं यहाँ एक वक्त में परियां उतरा करती थीं। परियां? गजल ने हंसकर बात टालनी चाहिए। क्या दास्तानें हंसकर टालने से खत्म हो जाती हैं? नहीं, सुनो ना। मिराल ने फौरन बात काट दी। ये कहानी नहीं है, एक याद है। कोस्टर एक मोड़ काटते हुए हल्का सा झुका। दूर कहीं किसी नदी की आवाज उभरी। स्वात के पहाड़ में एक परी थी, बादशाह की बेटी बदिया अल जमाल, और वादिया कन्हार के उस पार एक इंसान शहजादा सैफुल मुल्क। परियों में सबसे हसीन परी और मिस्र के हर दिल अजीज व बावकार शहजादे की दास्तान है ये। मिराल की आवाज सरगोशी में बदल चुकी थी। क्या तफसील अंदाज में सुनना चाहोगी? गजल ने अस्बात में गर्दन हिला दी कि उसके सिवा अब कोई और चारा ना था। न जाने जुनैर का खुशगवार और मरजान का ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाला सफर कब खत्म हुआ। चूंकि दोपहर हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने एक जगह रुककर पहले कुछ खाने का सोचा। क्यों ना हम थोड़ा घूम फिर ही लें? जुनैर ने तजवीज़ दी। लेकिन पहले मेरे मुकदमे के सिलसिले में जाना है, और उसके बाद तुम्हें भी तो मुखबिर से मिलना है। मरजान ने उसे याद दिलाना चाहा। लें, वो काम मैं उसी बंदे से करवा चुका हूँ। वो रात को मेरी मालूमात के साथ आपके मुकदमे से मुतालिक ज़रूरी मालूमात भी ले आएगा। लेकिन मुझे खुद भी उन लोगों से मिलना है। ठीक है, वहाँ भी चले जाएंगे। शाम के वक्त उन लोगों के घर जाना ज़्यादा बेहतर रहेगा। और वैसे भी आपका काम आसान करने पर शुक्रिया तो आप कहेंगी नहीं। क्यों ना तब तक आप मुझ मासूम को घूम फिर लेने दें। इख्तिताम पर जुनैर ने चेहरे पर मिस्कीनियत तारी करते हुए कहा। उफ, चलो। मरजान ने भाड़ में जाओ, जान छोड़ो वाले अंदाज में कहा। आप थकी तो नहीं हैं? जुनैर के लहजे में एकदम फिक्र झलकी। नहीं, मैं तो मशीन हूँ, उसने तपे हुए अंदाज में कहा। गुड, मेरे शक को यकीन में बदलने का शुक्रिया। अब उठें, जल्दी करें, हमारे पास सिर्फ 2 घंटे हैं, उसने मेज से उठते हुए कहा था। अच्छा है, कम से कम हम में से एक तो अकल से लेस है, वो सादा अंदाज में कहती हुई उससे आगे बढ़ी थी। जुनैर चंद पल ठहर गया। मजाल है जो वो कभी उसे जवाब देने के काबिल छोड़े। मोहतरमा उठें, या सारी रात यूं ही बैठने का इरादा है? 10 मिनट बाद भी उसे यूं ही बैठा देखकर शहजादे ने कहा। उसके लहजे से साफ जाहिर था कि मोहतरम का सब्र अब जवाब दे चुका है। गायबा आहिस्ता से उठ खड़ी हुई और रात की चांदी में नहाए हुए शहजादे पर नजर पड़ी तो हंसी छूट गई, जिसे उसने फौरन जब्त कर लिया था। उसके बाल मिट्टी से अटे हुए थे और चेहरे पर भी गर्द के निशान थे। उन दोनों को ही इल्म नहीं था कि वो कुएं से इस किनारे तक कैसे आए थे। शायद मिट्टी के ये निशान उसी मंतकल्ली के दौरान लगे थे। हंस लें ताकि मैं भी आपके हुलियों पर हंस सकूं, शहजादे ने संजीदगी से कहा। गायबा ने उंगली के पर्वों से अपने चेहरे को छुआ और मिट्टी महसूस की। फिर उसने शहजादे को देखा और वो दोनों एक दूसरे की खस्ता आजरदा हालत पर हल्का सा हंस पड़े थे। जब दोनों खामोश हुए तो किसी ख्याल के तहत उसने कहा, दुनिया तो ये हमारी ही है, लेकिन ये गैर मामूली खामोशी क्यों है? गायबा की बात पर शहजादे ने भी इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई। और सुनसान भी, शहजादे ने इजाफा किया। हम गालबन सर्द मौसम में यहाँ से गए थे, सरमा में यहाँ ऐसी सूरत हाल नहीं होती। गायबा ने उलझन से उसे देखा। चंद लम्हे वो दोनों यूं ही उलझे हुए से कभी एक दूसरे को तो कभी अतराफ में खड़े उन बुलंदो बाला पहाड़ों को देखते रहे। चांद की दूधिया रोशनी पहाड़ को ढलवानों पर किसी हेवले की तरह रक्स कर रही थी। उस पल जो वस्तान उन्हें मिला था
वो उन दोनों को मुंजमद करने के लिए काफ़ी था। जी, तो यहाँ होता है ये एपिसोड कंप्लीट, और इस एपिसोड से तो ये क्लियर हो गया है कि ये प्रेजेंट है, और इन दोनों दुनियाओं में एक परियों की दुनिया है जो जादुई है और एक नॉर्मल इंसानों वाली। तो जो गायबा है वो एलिशिया है, जो मिसिंग है जुनैर की बहन, और जो शाहरेज़ मिसिंग है वो शहज़ादा है और अज़मीर का भाई। तो ये दोनों, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दोनों कैरेक्टर हैं, और बाकी कैरेक्टर तो इस दुनिया में है ही, तो वो सब कैरेक्टर पता नहीं कौन है, अभी शायद आगे पता चले। और वो जो कुआँ है वो इन दोनों दुनियाओं को जोड़ता है, और लेकिन तभी जब उसमें खुद कूदे हों, ना कि किसी ने जानबूझ के धक्का दिया हो, तो इसलिए इस दुनिया में आ गए हैं, और ये वापस अपनी दुनिया में आ गए हैं, तो शायद अब ये मिल भी लें अपनी फैमिली से, क्योंकि ये सब भी सैफुल मुल्क ही जा रहे हैं और वो भी वहीं हैं, उसी नहर के पास, तो शायद हो सकता है। और इसमें एक बुक है जो सब बता रही है, मतलब उसमें सब कुछ लिखा हुआ है उस दरवाजे के बारे में, या फिर उसे सिर्फ वही पढ़ सकता है जब वो चाहे। अगर वो नहीं चाहती तो उस पे कुछ हर्फ मिटे हुए होते हैं, तो गायबा ने पढ़ी है उसे, और शहज़ादा सही से भी पढ़ नहीं पाया। और दूसरी स्टोरी मिराल सुनाने वाली है, तो शायद हो सकता है कि वो स्टोरी इस स्टोरी से मिल रही हो, क्योंकि जिस तरह से दिखा रहे हैं तो शायद हो सकता है, जितना सस्पेंस बना है उस स्टोरी के लिए। तो देखते हैं फिर, और आपको क्या लग रहा है बताना ज़रूर। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखना और दुआ में याद रखना।